हेलो एवरीवन। आज पिछली क्लास में हमने क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की बात कर रहे थे और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मैंने आपको दे दिया था कि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत ये कहता है कि जब किसी भी धातु परमाणु के पास या किसी भी धातु परमाणु के संपर्क में कोई लिगैंड आ जाते हैं उसके चारों ओर, तो लिगैंड के जो कक्षक हैं और धातु परमाणु के जो डी कक्षक हैं उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। उस प्रतिकर्षण बल के कारण उन डी कक्षकों की ऊर्जाओं में वृद्धि हो जाती है और डी कक्षकों की ऊर्जाओं के बाद वृद्धि होने से उनके स्थायित्व में कमी आ जाती है। जैसे जैसे लिगैंड डी कक्षकों के पास और पास आते जाते हैं तो क्या होता है कि उनके मध्य प्रतिकर्षण बल और बढ़ जाता है, जिससे उनकी ऊर्जाओं में डी कक्षकों की ऊर्जाओं में अंतर आ जाता है। कुछ डी कक्षकों की ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं, कुछ डी कक्षकों की ऊर्जाओं में कमी हो जाती है और इस ऊर्जा के अंतर को ही हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि डी कक्षकों का इस प्रकार से टूटना क्या कहलाता है? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्लियर है? तो आज हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन किस प्रकार से होता है उसकी बात करेंगे। बेसिकली अलग अलग संकुलों के अंदर, जैसे हम कहते हैं कि कोई भी संकुल आयन है वो तीन प्रकार की ज्यामितियों में पाया जाता है। एक अष्टफलकीय ज्यामिति होती है, एक चतुष्फलकीय ज्यामिति होती है और एक वर्ग समतलीय ज्यामिति होती है। ठीक है, ये ज्यामिति केंद्रीय परमाणु के चारों ओर त्रिविम के अंदर लिगैंड किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं उस लिगैंडों की व्यवस्था पर निर्भर करती है। यदि लिगैंड केंद्रीय परमाणु के चारों ओर अष्टफलक का निर्माण कर रहे हैं तो संरचना का नाम अष्टफलकीय हो जाता है। वर्ग समतल एक समतलीय वर्ग का निर्माण कर रहे हैं तो संरचना का नाम वर्ग समतलीय हो जाता है। और अगर लिगैंड चतुष्फलकीय रूप में व्यवस्थित हैं तो संरचना का नाम चतुष्फलकीय हो जाता है। क्लियर? डी कौन से डी कक्षकों की ऊर्जाओं में वृद्धि होगी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के दौरान और कौन से डी कक्षकों की ऊर्जाओं में कमी होगी, यह चीज इस बात पर निर्भर करती है कि जो लिगैंड हैं केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जो लिगैंड हैं वो किस तरीके से या किस तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, जिस तरफ से प्रतिकर्षण बल का मान ज़्यादा होगा उस तरफ से लिगैंड की ऊर्जाओं में वृद्धि हो जाएगी। जिस तरफ से लिगैंड या जो प्रतिकर्षण बल वो कम होगा उन कक्षकों की ऊर्जाओं में कमी हो जाती है। तो आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि अष्टफलकीय संकुलों के अंदर लिगैंड कहाँ कहाँ से आते हैं और उनकी ऊर्जाओं में किस प्रकार से अंतर हो जाता है। कौन से डी कक्षकों की ऊर्जाएं अष्टफलकीय संकुलों के अंदर बढ़ जाती हैं, कौन से डी कक्षकों की ऊर्जाएं अष्टफलकीय संकुलों के अंदर घट जाती हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। सबसे पहले हम ये समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि अष्टफलकीय संकुल या अष्टफलक की जो संरचना होती है वो क्या होती है। अष्टफलकीय संकुल या कोई भी संकुल अष्टफलक का निर्माण तभी करता है जब केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर 6 लिगैंड आ रहे हैं। कितने लिगैंड आ रहे हैं? 6। ठीक है, 6 लिगैंड अष्टफलक के रूप में आते हैं और अष्टफलकीय संरचना का निर्माण करते हैं। लेकिन अष्टफलक बनाने के लिए कुल कितने लिगैंडों की आवश्यकता होती है? 6 लिगैंडों की आवश्यकता होती है। क्लियर? अब वो 6 लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर किस तरीके से आते हैं और ये अष्टफलक की ये संरचना क्या होती है, किस तरीके की संरचना होती है, एक बार वो समझते हैं। उसकी 3D क्या होगी उस पर ध्यान देंगे आप सभी एक बार। ठीक है, मान लेता हूँ यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु है एकदम बीचों बीच। ठीक है, एकदम बीच में एक केंद्रीय धातु परमाणु है। इससे एक लिगैंड इधर होगा, एक लिगैंड इधर होगा, एक लिगैंड इधर होगा और एक लिगैंड ये हो गया। ठीक है, यानी जो केंद्रीय धातु परमाणु है उससे 4 लिगैंड जो हैं वो एक वर्ग के रूप में व्यवस्थित होंगे उसी तल के अंदर। जिस तल के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु रखा हुआ है उसी तल के अंदर 4 जो लिगैंड हैं वो एक वर्ग का निर्माण करते हैं और उस केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े रहते हैं। कुछ इस तरीके से कि एक लिगैंड यहाँ होगा, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। आप अगर चारों लिगैंडों को मिलाएंगे तो एक वर्ग का निर्माण हो जाता है। क्लियर?
तो 4 लिगैंड तो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ एक वर्ग के रूप में होते हैं। एक लिगैंड उस तल से या उस वर्ग से ऊपर की तरफ होगा, यानी कुछ यहाँ पे, और एक लिगैंड उस धातु परमाणु से या उस तल से नीचे की तरफ होगा। क्लियर? तो इस प्रकार से 6 जो लिगैंड हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, अगर मैं बोर्ड पे बनाऊं अष्टफलकीय संरचना को, तो अष्टफलकीय संरचना कुछ इस प्रकार से बनती है। ये मान लेते हैं केंद्रीय धातु परमाणु है जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमने मान ली +n है। क्लियर? एक लिगैंड यहां होगा, एक लिगैंड यहां होगा, एक ये हो गया और एक ये हो गया। कुछ इस तरीके से 4 लिगैंड, जो हमने कहा था कि एक ही तल में जिस तल में केंद्रीय धातु परमाणु उपस्थित होता है उसी तल में व्यवस्थित होंगे 4 लिगैंड। ठीक है, एक लिगैंड तल के ऊपर होगा, एक लिगैंड तल के नीचे होगा। ठीक है, समझ आ गया? जो ये केंद्रीय धातु परमाणु, इसके जो 4 तरफ जो हमने बताया कि एक वर्ग का निर्माण करते हैं चारों लिगैंड, वो 4 ये हैं। जिस तल में केंद्रीय धातु परमाणु उसी तल में ये चारों व्यवस्थित होते हैं। ये केंद्रीय धातु परमाणु, एक बार फिर देखें, एक लिगैंड, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। इस तरीके से 4 लिगैंड उसी तल में एक वर्ग का निर्माण करते हैं और उस वर्ग के बीच में कौन होता है? केंद्रीय धातु परमाणु। ठीक है, एक ये वाला लिगैंड जो है वो तल के ऊपर होगा, ये वाला लिगैंड जो है वो तल के नीचे, यानी केंद्रीय धातु परमाणु के नीचे, और इस प्रकार से अष्टफलकीय संरचना का निर्माण होता है। क्लियर? ठीक है, अब अगर हम बात करें अष्टफलक की, तो अष्टफलक में हम कौन से डी कक्षकों की ऊर्जाओं में तो वृद्धि होगी, कौन से डी कक्षकों की ऊर्जाओं में कमी होगी? यदि ध्यान देंगे, मान लेते हैं जब धातु परमाणु अकेला था, इसके चारों ओर कोई लिगैंड नहीं था, उस समय इसके जो 5 डी कक्षक थे, उन 5 डी कक्षकों की ऊर्जाएं समान होंगी। एक बार आप इसको उतार लो, ध्यान बना लें अष्टफलकीय संरचना को। देखें, देखो, सबसे पहले मान लेते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो अकेला रखा हुआ है, उसके चारों ओर कोई लिगैंड उपस्थित नहीं है, या इस केंद्रीय धातु परमाणु के क्षेत्र में या इसके संपर्क में कोई भी लिगैंड परमाणु उपस्थित नहीं है। तो उस स्थिति में इसके जो डी कक्षक हैं, जो 5 डी कक्षक हैं जिनकी बात हम पहले कर चुके हैं, ये 5 डी कक्षक हैं, 1 2 3 4 5, dxy, dyz, dxz, dx²-y² और dz²। ये 5 डी कक्षक जो होंगे इनकी ऊर्जाएं समान होंगी। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये जो धातु परमाणु हैं ये लिगैंड के संपर्क में आना, मान लेते हैं इसके चारों तरफ कुछ अष्टफलक, जैसे हमने अष्टफलक की संरचना बनाई, उस अष्टफलक के रूप में 6 लिगैंड इसके चारों ओर आ रहे हैं, इसके संपर्क में आ गए। अभी बंध नहीं बना है, केवल धातु परमाणु के संपर्क में आए हैं। ठीक है, कोई भी संकुल का निर्माण होता है वो 2 फेज में होता है, 2 फेज हम कहें 2 बारी में होता है। ठीक है, 2 तरीके से होता है। पहले फेज में क्या होता है कि लिगैंड जो है वो धातु परमाणु के केवल संपर्क में आते हैं, कोई बंध का निर्माण नहीं करते। बस ये होता है कि केंद्रीय धातु परमाणु के एरिया के अंदर ये लिगैंड आ चुके हैं, उसके चारों ओर व्यवस्थित हो चुके हैं। पहला, जिसे हम बोलते हैं प्राइमरी इंटरेक्शन, प्राथमिक आकर्षण। ठीक है, और दूसरा जो फेज होता है, उस स्थिति में क्या होता है कि ये लिगैंड और पास आते जाते हैं और इस धातु परमाणु के साथ उपसहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी इंटरेक्शन। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर अभी हम कह रहे हैं कि ये जो लिगैंड हैं 6 के 6, ये केंद्रीय धातु परमाणु से केवल संपर्क में आए हैं, उससे कोई बंध नहीं बना रहे हैं। इसका मतलब ये जो अभी जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा? प्राइमरी इंटरेक्शन। उस स्थिति में क्या होगा कि ये जो डी कक्षक हैं धातु परमाणु के 5, इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि हर तरफ से लिगैंड समान रूप से आ रहा है। ठीक है,
6 के 6 लिगेंड धातु परमाणु की ओर एक तरीके की स्थिति में आ रहे हैं, यूनिफॉर्म स्थिति में आ रहे हैं। ठीक है, जैसी स्थिति इस लिगेंड की है उसी वैसी स्थिति इसकी है, वैसी स्थिति इसकी है, सेम 6 के 6 लिगेंडों की स्थिति समान है। लिगेंड धातु परमाणु से 6 के 6 लिगेंड समान दूरी पर स्थित हैं, एक जैसी संरचना बना रहे हैं। ठीक है, तो पांचों के पांचों डी कक्षक इन 6 के 6 लिगेंडों से समान रूप से प्रतिकर्षित होंगे, क्योंकि जैसी स्थिति इसकी वैसी इसकी सेम इसकी हो जाएगी और इन तीनों की भी इनके समान होगी। ठीक है, तो पांचों के पांचों डी कक्षकों की तरफ लिगेंड एक जैसा प्रभाव डालने वाले हैं, एक जैसा प्रतिकर्षण बल लगाने वाले हैं, जिससे इन पांचों की ऊर्जाएं एक समान रूप से बढ़ जाएंगी। क्लियर, समझ आया? ठीक है, ये जो स्थिति बनती है ये प्राथमिक इंटरेक्शन, प्राइमरी इंटरेक्शन या प्राथमिक आकर्षण की वजह से बनती है। लेकिन अब जैसे ही लिगेंड इसके और पास आए धातु परमाणु के और, पहले तो केवल संपर्क में थे, अब संपर्क नहीं है, अब ये इससे संपर्क में तो हैं, साथ के साथ क्या बना रहे हैं, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण धातु परमाणु के साथ इन्होंने कर लिया है। क्लियर? उपसहसंयोजक बंध के निर्माण से क्या हो गया, अब ये थोड़ा और क्लोज आ गए, लिगेंड धातु परमाणु के और क्लोज आ गए, और क्लोज आने से क्या होगा, प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा। क्लियर? जो प्रतिकर्षण पहले हर कक्षक पर समान था, अब कुछ स्थिति में तो प्रतिकर्षण बढ़ेगा और कुछ स्थिति में प्रतिकर्षण कम हो जाएगा। क्लियर? कहां बढ़ेगा कहां कम होगा ध्यान देंगे। हमने ये संरचना बनाई थी अष्टफलक, ध्यान देना कि डी जो कक्षक हैं धातु परमाणु के पांचों डी कक्षक त्रिविम के अंदर कैसे व्यवस्थित होते हैं। ये धातु परमाणु है, इसका हम ये मान लेते हैं ये जेड अक्ष, ठीक है, ये मेरा हम इसको मान लेते हैं एक्स अक्ष, और इस वाले अक्ष को हम मान लेते हैं वाई अक्ष। ठीक है, ये जेड, ये एक्स, ये वाई। ठीक है, क्लियर है? 5 कक्षक डी कक्षक कौन कौन से होते हैं? एक होता है डी एक्स वाई, हमने डी कक्षकों की संरचना के बारे में पहले हम बात कर चुके हैं। एक कक्षक है डी एक्स वाई। डी एक्स वाई कहां व्यवस्थित होगा? एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों के बीच में। याद करो, मैंने आपसे कहा था कि आपको यही याद रखना है कि जो डी कक्षक की पालियां हैं वो अक्षों के बीच में हैं या अक्षों के ऊपर हैं। ठीक है, किस कक्षक के अंदर तो अक्षों के मध्य में होंगी, किस कक्षक के अंदर अक्षों के ऊपर होंगी। ठीक है, तो डी एक्स वाई कक्षक की जब संरचना की हम बात कर रहे थे तो वहां पर जो पालियां थी डी कक्षक की वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों अक्षों के बीच में थी। ठीक है, अष्टफलक में जो लिगेंड आ रहा है, ध्यान देना, ये अष्टफल की संरचना हो गई। एक लिगेंड तो जेड अक्ष से, एक लिगेंड जेड अक्ष से, 2 लिगेंड जेड अक्ष से आ रहे हैं। ठीक है, एक लिगेंड यहां से आ रहा है, एक लिगेंड यहां से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है और एक यहां से आ रहा है। मतलब 2 लिगेंड तो एक्स अक्ष के सापेक्ष आ रहे हैं, 2 लिगेंड वाई अक्ष के सापेक्ष आ रहे हैं और 2 लिगेंड जेड अक्ष के सापेक्ष आ रहे हैं। क्लियर? इसका मतलब ध्यान देना, जो कक्षक अक्षों पर होंगे वो इन लिगेंडों से ज्यादा मात्रा में प्रतिकर्षित होंगे। क्यों? क्योंकि उस स्थिति में कक्षक और लिगेंड के बीच में ज्यादा दूरी नहीं होगी, इसलिए उनके मध्य जो प्रतिकर्षण बल है वो ज्यादा होगा। जो कक्षक अक्षों पर है, जो कक्षक जेड अक्ष पर है, वो इन दोनों लिगेंडों से प्रतिकर्षित ज्यादा होगा। जो कक्षक एक्स अक्ष पर है जिसकी पाली, वो इन दोनों लिगेंडों से ज्यादा प्रतिकर्षित होगा। जो कक्षक वाई अक्ष पर है, मतलब जिसकी पालियां वाई अक्ष पर है, वो इन दोनों लिगेंडों से ज्यादा प्रतिकर्षित होगा। क्यों? क्योंकि लिगेंड तीनों अक्षों की तरफ से आ रहे हैं। और अगर पालियां अक्षों के बीच में है, मान लेते हैं 2 अक्षों के मध्य में पाली है, तो उसकी लिगेंड से दूरी अपेक्षाकृत ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? मान लेते हैं कोई कक्षक यहां व्यवस्थित है 2 अक्षों के बीच में, तो उस स्थिति में इस कक्षक की और एक कक्षक जेड अक्ष पर है, ऐसा मान लेते हैं, एक तो अक्ष पर है और एक बीच में है। जो अक्ष पर है उसकी लिगेंड से दूरी
कम होगी, बजाय किसके, जो मध्य वाला जो कक्षक है उसकी लिगेंड से दूरी के। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अक्ष पर जो कक्षक है उसकी लिगेंड से दूरी मध्य में जो कक्षक है उसकी लिगेंड से दूरी से कम होगी, यानी ये वाली दूरी कम होगी, ये वाली दूरी ज्यादा होगी। अरे होगी कि नहीं? क्योंकि ये तिरछी रूप में है और ये सामने एकदम आमने सामने है दोनों। तो यहां पर जो कक्षक अक्ष की तरफ है उनका प्रतिकर्षण बल ज्यादा लगेगा, बजाय किस पर, बजाय किससे, जो कक्षक दो अक्षों के बीच में है। बोलो क्लियर है? और आप जानते ही हैं कि अक्षों के बीच वाले डी कक्षक कौन कौन से हैं? एक डी एक्स वाई है, एक डी वाई जेड है और एक डी एक्स जेड है। ये तीनों जो कक्षक हैं इनके अंदर जो पालियां हैं वो दोनों अक्षों के मध्य में है। क्योंकि मध्य में है तो इनका लिगेंड से दूरी ज्यादा होगी, लिगेंड से दूरी ज्यादा होगी तो प्रतिकर्षण बल का मान कम होगा। आप सभी जानते हैं कि चाहे प्रतिकर्षण बल हो चाहे आकर्षण बल हो, दूरी बढ़ेगी तो दोनों आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के मान कम होंगे, दूरी कम होगी तो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बलों के मान क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इस स्थिति में जब डी कक्षक जो हैं वो दो अक्षों के मध्य में स्थित हैं, ये स्थिति है, तो उस स्थिति में इन कक्षक और लिगेंड के मध्य की दूरी ज्यादा होगी। दूरी ज्यादा होने से प्रतिकर्षण बल का मान कम होगा। प्रतिकर्षण बल कम होगा तो इनमें से इन कक्षकों की, इन डी कक्षकों की ऊर्जाएं तो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। यानी इन तीन डी कक्षकों की ऊर्जाओं में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? और जो कक्षक, वे कक्षक जिनकी पालियां अक्षों के ऊपर हैं, कौन कौन से होते हैं? डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, इसकी पालियां एक्स अक्ष और वाई अक्ष के ऊपर थी। और दूसरा कौन है? डी जेड स्क्वायर, इसकी भी पालियां जो हैं वो जेड अक्ष के ऊपर थी। क्लियर? जब हम इनकी संरचना पढ़ रहे हैं तो इन दोनों कक्षकों की जो पालियां हैं वो अक्षों के ऊपर हैं। अक्षों के ऊपर होने से इसकी लिगेंड से दूरी क्या है? कम। इसकी तुलना में तो दूरी कम है। दूरी कम है तो प्रतिकर्षण बल का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा। प्रतिकर्षण ज्यादा हो जाएगा तो इन दोनों कक्षकों की ऊर्जाएं अपेक्षाकृत बढ़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? इन दोनों कक्षकों की ऊर्जाएं अपेक्षाकृत बढ़ जाएंगी। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, एक बार फिर समझ लें कि अष्टफलकीय संकुलों के अंदर 6 जो लिगेंड होते हैं वो 6 लिगेंड जो होते हैं उनमें से 2 लिगेंड एक्स अक्ष के सापेक्ष आते हैं, 2 लिगेंड वाई अक्ष के सापेक्ष आते हैं और 2 लिगेंड जेड अक्ष के सापेक्ष आते हैं। क्लियर? ठीक है, तो जिन डी कक्षकों की पालियां अक्षों के ऊपर होती हैं, एक्स अक्ष पर होती हैं, वाई अक्ष पर होती हैं और जेड अक्ष पर होती हैं, उनकी उन लिगेंडों से अपेक्षाकृत दूरी क्या हो जाती है? कम। दूरी कम होने से प्रतिकर्षण बल का मान ज्यादा हो जाता है। प्रतिकर्षण बल ज्यादा होने से उन कक्षकों की ऊर्जाओं में क्या हो जाती है? वृद्धि। और ऐसे कौन कौन से 2 डी कक्षक हैं जिनकी पालियां अक्षों पर होती हैं? वो डी कक्षक कौन कौन से हैं? वो डी कक्षक कौन कौन से हैं? एक तो डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और दूसरा डी जेड स्क्वायर। इन दोनों कक्षकों की जो पालियां हैं, हम जब उनकी संरचना पढ़ रहे थे डी कक्षकों की, मैंने आपसे कहा था कि बिना इसके आप CFT नहीं समझ सकते हैं। तो डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इन दोनों कक्षकों की जो पालियां हैं वो अक्षों के ऊपर होती हैं। अक्षों के ऊपर होने से इनका जो लिगेंड से प्रतिकर्षण बल होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा होने की वजह से इन दोनों डी कक्षकों की ऊर्जाओं में क्या हो जाती है? वृद्धि, और इनकी ऊर्जा ऊपर की तरफ हो जाती है। ठीक है, और जिन डी कक्षकों की जो पालियां हैं वो दोनों अक्षों के बीच में हैं, दोनों अक्षों के बीच में होने से क्या हो जाएगा कि लिगेंड तो अब अक्षों की तरफ से आ रहा है लेकिन पाली थोड़ा सा साइड में है। ठीक है, दोनों अक्षों के बीच में है। अगर अक्ष पर होती तो आमने सामने से प्रतिकर्षण हो जाता, लेकिन पाली थोड़ा सा साइड में है। साइड में होने की वजह से इन लिगेंड और कक्षक के मध्य जो दूरी है वो बढ़ जाती है। दूरी बढ़ने से प्रतिकर्षण बल का मान कम हो जाता है। प्रतिकर्षण बल कम होने से कक्षकों की ऊर्जाओं में क्या हो जाती है? कमी।
अब डी कक्षक ऐसे कौन कौन से हैं जिनके जो कक्षक हैं वो दोनों, जो पालियां हैं वो दोनों अक्षों के मध्य में है, वो तीन डी कक्षक है। कौन कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। क्लियर है? बोलो, बात समझ आई? ठीक है, तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इन तीनों डी कक्षकों की ऊर्जाएं तो कम हो जाएंगी कम प्रतिकर्षण की वजह से, और बाकी दो डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इन दोनों कक्षकों की जो ऊर्जाएं हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है, अधिक प्रतिकर्षण बल के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार से अष्टफलकीय संकुलों के अंदर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की क्रिया होती है, और क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के कारण 3 डी कक्षकों की ऊर्जाओं में तो कमी हो जाती है और 2 डी कक्षकों की ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं। वो कौन कौन से 3 डी कक्षक होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इन तीनों की तो ऊर्जाएं कम हो जाएंगी। डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की ऊर्जाओं में क्या हो जाएगी? वृद्धि। क्लियर? बात समझ आई? ठीक है, तो एक बार इसका मैं डायग्राम अच्छे से बना लेता हूं, ध्यान देना। ध्यान देंगे सभी। देखो, जब धातु परमाणु या धातु आयन मुक्त अवस्था में है, अकेला रखा हुआ है, उस समय इन 5 डी कक्षकों की ऊर्जाएं एक समान होंगी। 5 डी कक्षक समभ्रंश कक्षक कहलाएंगे। ठीक है, ये धातु परमाणु है। ठीक है, जैसे ही लिगैंड इसके संपर्क में आएंगे, इन 5 डी कक्षकों की ऊर्जाएं बढ़ जाएंगी। जैसे हम प्राइमरी इंटरेक्शन बोल रहे थे, प्राथमिक आकर्षण बोल रहे थे, क्योंकि प्राथमिक आकर्षण सभी लिगैंडो समान रूप से डालते हैं, सभी कक्षकों पर समान रूप से प्रतिकर्षण बल लगता है, इसलिए सभी कक्षकों की ऊर्जाएं समान रूप से बढ़ जाती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही लिगैंड द्वितीय इंटरेक्शन में आता है, इसे बोल सकते हैं हम प्राथमिक प्रतिकर्षण। इंटरेक्शन बेटा होता है, देखो, आकर्षण होता है अट्रैक्शन, प्रतिकर्षण होता है रिपल्शन। ठीक है, और इंटरेक्शन का मतलब आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी इंटरेक्शन है। प्राथमिक आप प्रतिकर्षण बोलें ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही द्वितीय इंटरेक्शन होगा, ठीक है, तो क्या होगा उस स्थिति में? 3 जो डी कक्षक हैं उनकी ऊर्जाएं तो घट जाएंगी, और वो 3 डी कक्षक कौन कौन से होते हैं? एक होता है डी एक्स वाई, ये डी वाई जेड और डी एक्स जेड। इन तीनों डी कक्षकों की ऊर्जाएं तो घट जाती हैं, और इन 2 कक्षकों की ऊर्जाओं में क्या हो जाती है? वृद्धि। इसे वो कौन कौन से डी कक्षक है? डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर और ये वाला डी जेड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? इनको हम बोलते हैं T2G। ठीक है, इन तीनों डी कक्षकों का नाम हम क्या दे देते हैं सम्मिलित रूप से? T2G। ये मुलिकन सिंबल होते हैं, एक वैज्ञानिक थे मुलिकन, उन्होंने कक्षकों को उनकी समभ्रंशता के आधार पर बांटा और उनको कुछ सिंबल दिए। ठीक है, आपको ज़्यादा ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहाँ से आया। ठीक है, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि T2G कौन है और EG कौन है। क्लियर? समझ आया? T क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये ट्रिपलेट है। ध्यान दो, 3 है, 3 का मतलब होता है ट्रिपलेट, या हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्रिपली डी जनरेट। ठीक है, तो इसलिए ट्रिपली से ये T आया है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? T2G। और यहां पर 2 हैं, तो इसको हम इसका नाम दे देते हैं क्या? EG। ठीक है, समझ आया? तो कक्षक इस तरीके से टूट जाते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्लियर? और क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के बाद जो डी कक्षक हैं वो T2G और EG इन दोनों में बढ़ जाते हैं। T2G की ऊर्जा कम होती है बजाय किससे? EG से। और इन दोनों की ऊर्जा का जो अंतर होता है, ध्यान देना, वो होता है डेल्टा O। क्या नाम है?
डेल्टा O, या फिर आप इसको बोल सकते हो tan dq। क्या बोल सकते हैं? tan dq। ये इन दोनों की ऊर्जाओं का क्या कहलाता है? अंतर। और इस अंतर को हम बोलते हैं CFSE। इस ऊर्जा का जो नाम होता है, इस ऊर्जा का जो अंतर होता है, इस अंतर को बोलते हैं क्या? CFSE। हिंदी में हम इसे बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। ठीक है, क्या नाम है? क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। शॉर्ट में हम इसे बोलते हैं CFSE। क्या बोलते हैं? CFSE। क्लियर है? बोलो समझ आया कि नहीं? और CFSE कैलकुलेट कैसे की जाती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे हम सवाल भी लेंगे कि किस तरीके से CFSE कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज जरूर ध्यान रखना, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन की क्रिया के बाद जो कक्षक बनते हैं T2G और EG। ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन के बाद जो कक्षक बनते हैं कौन कौन से? T2G और EG। क्लियर? इन कक्षकों के अंदर जब आप इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन फिर से हुंड, पाउली और ऑफबाउ, ये 3 नियम पढ़े थे, आपको याद हो अगर आपने 11th क्लास में, कि इलेक्ट्रॉनों को जब कक्षकों में भरा जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कक्षकों में भरते समय इन 3 नियमों का पालन जरूर करते हैं। हुंड का नियम, पाउली का नियम और ऑफबाउ का नियम। ठीक है, तो ये तीनों नियमों का पालन होगा, यानी कक्षक सब पहले तो एक एक भरा जाएगा, उसके बाद इनका युग्मन चालू होगा। क्लियर? तो इन सारे नियमों का क्या होगा? पालन होगा जब आप इनमें इलेक्ट्रॉनों को फिलिंग करेंगे। ठीक है, तो आज हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा? अष्टफलकीय संकुलों में जो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है वो किस प्रकार से होता है, उसकी 3D हमने समझी, क्यों होता है, कौन से कक्षकों की ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं, कौन से कक्षकों की ऊर्जाएं घट जाती हैं। ठीक है, इन तीनों की ऊर्जाएं क्यों घटती हैं, इनकी ऊर्जाएं क्यों बढ़ जाती हैं। ठीक है, उसकी चर्चा हमने आज की वीडियो में, आज की क्लास में की है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा, देखते हैं, हालांकि CFSE कैसे निकाली जाती है, जो ये ऊर्जा है कक्षकों की, वो किस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे, कोशिश करते हैं कि ये हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक लेके आएँ। नहीं तो फिर अभी अष्टफलकीय की बात की है, आगे हम वर्ग समतलीय संकुलों के अंदर विपाटन किस प्रकार से होता है, वहाँ पर किस तरीके से स्थिति बनेगी, कौन से कक्षक तो कम हो जाएंगे, कौन से कक्षकों की ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम चतुष्फलकीय संकुलों के अंदर भी बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल हम लेंगे। ठीक है, और इसके आगे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर? आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।